भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर नंबर 1 है। डिस्कस करना है हम लोगों को अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये शुरुआत करें उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये कहां के लिए इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे आएगा और किस तरह से आएगा। प्रीलिम्स में तो फिलहाल आता ही आता है, इसके अलावा मेंस के जीएस पार्ट 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका सिलेबस में आपका है जीएस पार्ट 3, उसमें आपका मेंस का टॉपिक है ये इंडियन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में है, अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो वहां पे आपका ये टॉपिक पूछा जाता है और प्रीलिम्स में तो आपका वैसे भी पूछा जाता है। तो लेक्चर नंबर 1 है, डिस्कस करना है हम लोगों को, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें जो हैं वो लिखने लायक की भी हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र आपका लिखना भी पड़ेगा आपको कई सारी चीजें। तो अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए। अर्थशास्त्र एक विषय के तौर पर बोल सकते हैं जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार से अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय है, जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। देखिए बहुत सारी टर्म्स इस तरह की होंगी इंडियन इकोनॉमिक्स में जो आपको इंग्लिश में भी बताई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आती हैं और वो चीजें आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आती हैं। दोनों भाषाओं पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। जहां पे आपका हिंदी समझ में आ रही तो अच्छी चीज है, नहीं तो उसका इंग्लिश वर्जन बता दिया जाएगा जो नॉर्मल वे में आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे चीजें समझनी भी हैं और आपको लिखनी भी पड़ेंगी, क्योंकि मेंस में ये आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आता है, तो वहां पे आपको लिखनी पड़ेंगी चीजें। तो हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जो आपका बहुत सारी जैसे समाज की कई जो समाज और सरकार किस प्रकार से अपनी जो सीमित संसाधन है इनके द्वारा अपनी जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे करते हैं, इस प्रकार आपका अर्थशास्त्र एक बोल सकते हैं बड़ा विषय है। उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बहुत सारी चीजें हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। इनसे जो संबंधित विषय होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो अगर नॉर्मल शब्दों की बात की जाए तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया जाता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं एडम स्मिथ साहब। इन्होंने 1776 में इनकी जो प्रकाशित पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग हेडिंग डालेंगे वो अर्थशास्त्र हेडिंग डालेंगे, इकोनॉमिक्स हेडिंग डालेंगे, अर्थशास्त्र। इसके बारे में पहले एक दो लाइंस लिख लेते हैं, लिखिएगा। अर्थशास्त्र वह विषय है, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इसी में आगे लिख लीजिएगा एक पॉइंट, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं, अर्थशास्त्र के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो दो आधार पर किया जाता है इसका वर्गीकरण। एक तो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे अगर आपसे बोला जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र तो हो सकता है लोगों को ना समझ में आए, लेकिन वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आती है। इकोनॉमिक्स की जो बहुत अच्छी किताबों में से है तो एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th, ये दो किताबें बहुत अच्छी होती हैं।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या फिर इकाई के एक भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग या फिर एक बाजार, ये सारे के सारे। और वहीं पे अगर समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, तो समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है, बड़ा अर्थशास्त्र कहा जाता है। जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के जो बड़े पहलू होते हैं अर्थात आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो समुच्चय उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका राष्ट्रीय आय हो गया, राजकोषीय नीति हो गई, मौद्रिक नीति हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, आर्थिक विकास हो गया, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। एक तरह से अगर मोटा मोटा हम लोग माइक्रो और मैक्रो के बारे में डिस्कस करें, दोनों के डिफिनीशंस या फिर अंतर के बारे में डिस्कस करें, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो कीमत सिद्धांत इसको कहा जाता है, क्योंकि यह बाजार में आपका कीमत के निर्धारण से कहीं ना कहीं संबंधित है। और वहीं पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र को नॉर्मली आपका आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक समग्र उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। आप हेडिंग डालिएगा, देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। इसको दो आधार पर, इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है। इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र हेडिंग पहले डाल लीजिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों शब्दों में लिखिएगा। देखिए जहां जहां मैं दो शब्दों को बता रहा हूं मतलब इंग्लिश और हिंदी, उन दोनों शब्दों को हेडिंग डाल के लिखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र हेडिंग डालिएगा और ब्रैकेट में माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूर लिख लीजिएगा, समझने में आसानी होगी। और नोट्स बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपको जब आप मेंस देने बैठोगे तो बहुत आसानी के साथ चीज़ें आपकी रिवर्स हो जाएंगी, बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लिखाए जाएंगे और जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो क्लास में ही आप समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या एक इकाई के भाग के रूप में, अर्थव्यवस्था की एक इकाई या एक इकाई के भाग के रूप में, या एक इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता, जैसे एक उपभोक्ता, एक उद्योग या एक फर्म, या एक फर्म आदि, या एक फर्म आदि। अब लिखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र को, समष्टि अर्थशास्त्र को
वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसको इसको आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है, सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में। तो कितने प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है लगभग से। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है और आपका थर्ड सेक्टर होता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, बाकी चतुर्थ भी होता है, पंचक भी होता है, लेकिन वो सब आपका इतना नहीं है जितना आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में जानना जरूरी है। तो एक चीज ये लिखिएगा, अर्थव्यवस्था की आर्थिक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को तीन भागों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र या फिर प्राइमरी सेक्टर। लिखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में लिखिएगा। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है इसे कृषि या संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, इसे कृषि या संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र हेडिंग डालिएगा, द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब लिखिएगा तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तृतीयक क्षेत्र, इसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे परिवहन, चिकित्सा, जैसे परिवहन, चिकित्सा, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, इस टाइप से।
अब सरकार की भूमिका के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाए, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, तो अगर उनके हिसाब से चीज़ों को बांटा जाए तो राज्य सरकार प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्माण करती है। राज्य या फिर सरकार विभिन्न प्रकार के आपके नियम और जो विनियम होते हैं, नीतियां, कानून, उनके निर्माण द्वारा अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर सकती है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया और मिश्रित इकोनॉमिक्स हो गई। लेकिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो अपनी कॉपी पे, मतलब जो आप नोट्स बना रहे हो उस पे आपको सिर्फ वही चीज़ें नोट डाउन करनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, देखिए पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है, क्योंकि ये नोट्स आपका तब काम आएगा जब आप मेंस लिखोगे। ठीक है, तो मेंस में आप हर एक चीज़ तो देख नहीं सकते, तो बेटर होगा जितना भी शॉर्ट नोट्स होगा आपको उतना बेहतर हो पाएगा। की पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, उस की पॉइंट्स को आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि चीज़ें तो आपने पढ़ी ही हैं। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस रन करती जाएंगी वैसे वैसे आप पढ़ते जाइएगा। एक ही बार में इतना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि दोबारा कभी इस चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे इंडियन इकोनॉमिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपका इतना बेहतर तैयार हो जाएगा। फिर आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको करने हैं। जैसे आपका भी हम लोगों ने बात की है जो आपका सेकेंड आपका जो था प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत में आपका कृषि उत्पादकता निम्न बनी हुई है और इस परिस्थितियों का कारण स्पष्ट करिए, है कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट सेक्टर का ही ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से लगभग से पूछते रहते हैं। चलिए, खैर आगे जैसे जैसे आपका पढ़ते जाओगे उसी हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा किस तरह से आपके क्या क्वेश्चन उठते हैं। खैर हम लोग लिख रहे थे, लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार की भूमिका बहुत न्यूनतम होती है, बहुत नहीं बस न्यूनतम लिख लीजिए, इसमें सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं भी लिख लीजिएगा इसी समय, लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसमें निजी संपत्तियों का अधिकार होता है, प्रतियोगिता की स्थिति होती है। फर्स्ट पे लिखिएगा निजी संपत्ति का अधिकार, सेकंड पे लिखिएगा प्रतियोगिता की स्थिति, थर्ड पे लिखिएगा वस्तुओं और सेवाओं की विविधता और गुणवत्ता। अब लिखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी पहले होती क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य जो होता है अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं इसमें विद्यमान होती हैं। इसमें सरकार, राज्य अथवा जो सार्वजनिक निजी तथा दो क्षेत्र, यह सब बोल सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की होती है और बाकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका गवर्नमेंट और जो
कंपनी के ओनर हैं, उन दोनों लोगों का एक तरह से समान अधिकार होता है। ठीक है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी की जो विशेषताएं हैं, सार्वजनिक तथा जो निजी क्षेत्र है उसका सह अस्तित्व हो जाता है, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। सरकार की नियामक के रूप में एक भूमिका होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है बहुत ज्यादा इसमें। तो लिखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए जितनी भी डिफिनेशंस आपको बताई जा रही हैं वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती हैं। ठीक है, कि किस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसका क्या प्रभाव है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके पीछे लाने का तर्क क्या है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। खैर लिखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें, यह एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी, सरकार और निजी दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं, दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। हेडिंग डालिएगा विशेषताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सेकंड है सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, चलिए अब हम लोग बात करेंगे विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का जो स्तर होता है वो उच्च होता है उन्हें आपका विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर बात की जाए तो वे अर्थव्यवस्था है जहां प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है वो करीब $12,236 या उससे अधिक हो, इन्हें आपका विकसित अर्थव्यवस्था या फिर आपका उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, सारे के सारे आपका विकसित में आते हैं। भारत फिलहाल विकासशील में आता है। विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उसके बारे में बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां पे आपका आर्थिक समृद्धि के जो उच्च स्तर हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद एक आता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या फिर लोगों के रहन सहन का स्तर काफी नीचा होता है उसे आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसको मापने का पैमाना तो करीब $1,005 है या फिर उससे कम है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, लेकिन ये आपका चेंज होता रहता है। अब इसको समझा किस प्रकार से जा सकता है, जैसे आपका सोमालिया हो गया, बुरुंडी हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, मतलब अफ्रीका की कंट्रीज हैं सारे के सारे, और ये आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो वहां पे स्थितियां काफी खराब रहती हैं, इसीलिए आपको अल्प विकसित कहा जाता है। तो एक मोटा मोटा हिसाब आपको विकसित, विकासशील और अल्प विकसित का मतलब पता होना चाहिए। हेडिंग डालिएगा विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। जिन देशों की अर्थव्यवस्था के, जिन देशों की अर्थव्यवस्था के, जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होता है, आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होता है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब लिखिएगा विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अगर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाए, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, तो कृषक अर्थव्यवस्था में क्या रोल है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यदि आपका किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र अथवा अर्थात आपका कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान करीब 50% या फिर उससे अधिक है, तो लगभग से इसी अनुपात में लोग आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है उस पर निर्भर है, तो इसे आपका कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर नॉर्मल शब्दों में बात की जाए, जिस भी कंट्री की 50% या फिर उससे ज्यादा की जो जनता है वो कृषि पर डिपेंड होती है, तो आपका कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत जो था वो आपका एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला ही देश था, फिलहाल अभी नहीं है। अब इसी में औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए, तो इसमें भी आपका लगभग से वही रूल काम करता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र या फिर आपका जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका हिस्सा 50% या उससे अबव हो, तो ये आपका औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, मतलब औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसी तरह से सेवा वाले में भी है 50% या 50% से अबव, तो अगर ये होता है तो आपका सर्विस सेक्टर कहलाता है। ये आपके अलग अलग से डेफिनेशन पूछे जाते हैं, लेकिन इतना आसान था कि आपको एक बार में एक कृषक अर्थव्यवस्था समझाया गया, उसके बाद आपको औद्योगिक समझ में आ गया, सेवा अर्थव्यवस्था समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओपन इकोनॉमी क्या होती है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो खुली अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो आपका विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश के लिए स्वतंत्र होती है। वर्तमान में आपका विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं एक ओपन इकोनॉमिक्स है, मतलब ओपन इकोनॉमी है। तो अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम हो, तो आपका ये ओपन इकोनॉमी होती है। अगर वहीं पे क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात करें, बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो बंद अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। अर्थात अगर बात की जाए तो ये अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। अब ये दोनों हेडिंग डाल लीजिएगा, खुली अर्थव्यवस्था और आपका बंद अर्थव्यवस्था, दोनों के बारे में लिखिएगा। पहले लिखिएगा खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं हैं खुली अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विश्व के अन्य देशों के साथ जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं। वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब बंद अर्थव्यवस्था के बारे में लिखिएगा। बंद अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। अर्थात ये अर्थव्यवस्थाएं
विश्व के अन्य देशों के साथ, विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के, विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं, व्यापार और सेवाओं के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो ये रहा आपका पहला लेक्चर इंडियन इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो ना समझ में आए, और इससे जैसे जैसे प्रश्न आपके बनते जाएंगे उसी तरह से आपको समझाया भी जाएगा कि यहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि आपका क्लोज्ड इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है आपका पूछ लिया जाए कि क्लोज्ड इकोनॉमी से 20 शब्दों में लिखिए या फिर 50 शब्दों में लिखिए, जैसा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए। औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक। इसके अलावा आपका पूछा जा सकता है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लगभग से, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या हैं, इकोनॉमिक्स को कितने भाग में बांटा जाता है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र 3 में बांटा जाता है। तो ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर रहा। पहले लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही।